नमस्कार साथियों, मैं अली मोहम्मद इस अली ग्रेव टी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देरी ना करते हुए चलते हम अपनी क्लास की ओर। यदि क्लास में पढ़ने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके अवश्य बताना कि आपके लिए यह क्लास कैसी लगी। आज हम यूपी प्लस यूपीएसआई एसएससी जीडी हिंदी पढ़ेंगे, लेकिन इसका आज एक यूपी पुलिस का प्रैक्टिस सेट है जिसमें 38 प्रश्न हैं। आप बताना कमेंट में लिखकर कि आपके लिए इन प्रश्नों में से कितने प्रश्नों के सही जवाब मिले। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है, निर्देश प्रश्न संख्या 1 और 2 दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। बताइए कि क्वेश्चन कहता है कि उपकार के प्रति किया गया कार्य, यानी उपकार के प्रति किया गया, तो ये क्या होगा? उपकार के प्रति किया गया कार्य, तो आपका आंसर होगा प्रत्युपकार। क्या आंसर होगा भाई? प्रत्युपकार। आपका सी ऑप्शन जो है करेक्ट है इस प्रश्न का। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। शत्रु की हत्या करने वाला क्या कहलाता है? शत्रु की हत्या करने वाले के लिए क्या कहते हैं? तो बताइए, हत्यारा, शत्रुहंता, निर्दय या शत्रुघ्न? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका शत्रुघ्न, यानी कि डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्न शब्दों में केवल एक पुल्लिंग है, उसका चयन कीजिए। आपके लिए इसमें पुल्लिंग शब्द बताना है। पुल्लिंग शब्द कौन सा है? योगिनी, दया, शान, वृद्ध। तो इस प्रश्न का सही जवाब वृद्ध होगा, क्योंकि डी ऑप्शन सही है। वृद्ध एक पुल्लिंग शब्द है, शान एक स्त्रीलिंग शब्द है। जैसे कहते हैं ना कि शान अच्छी है, दया अच्छी है, योगिनी अच्छी है। अच्छा और अच्छी शब्द लगाकर भी कर सकते हैं। वृद्ध व्यक्ति हो तो वृद्ध अच्छा है। इस तरीके से हम प्रश्न का जवाब देंगे। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक वचन है? सही बताना है कि निम्न में से कौन सा एक वचन है? सोना, प्राण, दर्शन, बाल। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका ए ऑप्शन। ये सोना जो शब्द है ये एक वचन है। प्राण हमेशा बहुवचन होता है। दर्शन, बाल भी हमेशा बहुवचन होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं। इस वाक्य में चारपाई किस प्रकार में है, यानी किस कारक में है, इसमें यह बताना है। चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई किस कारक में है? करण, संप्रदान, अधिकरण या कर्म? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका संबंध, यानी कि चारपाई पर अधिकरण। अधिकरण सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। सी ऑप्शन अधिकरण कारक है। कहते हैं ना कि अधिकरण में और पर ये शब्द आते हैं। कर्ता में ने, कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, संबंध में काकी के, अधिकरण में पर, संबोधन हे ओ अरे, इस प्रकार होते हैं। तो आपका इस प्रश्न का जवाब सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में भूतकाल का उदाहरण है। तो आपके लिए प्यारे साथी इसमें भूतकाल का उदाहरण बताना है। तो आप बताइए, रवि पढ़ रहा है, तो ये तात्कालिक वर्तमान काल है, यानी कि अपूर्ण वर्तमान काल है। सिया गई,
यही आपका भूतकाल है। आज बारिश हो सकती है, संभावना है, संभाव्य वर्तमान काल है। वह खाता है, तो सामान्य वर्तमान काल है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा सी आ गई, बी ऑप्शन करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। लघु ऊर्मी में कौन सी संधि है? बताइए। आयात संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि या यण संधि? इस प्रश्न का सही जवाब है दीर्घ संधि। क्यों? कि लघु शब्द जब लिखते हैं, तो लघु शब्द जब लिखते हैं तो आपने देखा कि इस प्रकार लघु शब्द लिखेंगे तो इसमें उ आएगा और प्लस ऊर्मी होता है। क्या होता है भाई? ऊर्मी। आपने देखा कि इसमें ये बड़ा ऊ और छोटा ऊ जब जोड़ते हैं तो बड़ा ऊ बनता है, और जब बड़ा ऊ बनता है तो आपका क्या जवाब होगा भाई? दीर्घ संधि। क्योंकि दीर्घ संधि में बड़ा आ, बड़ा ऊ और बड़ी ई शब्द बनते हैं। आए आए अब आप बन जाए तो आजादी, बड़ी ए और बड़ा ओ बने तो वृद्धि, आधे अक्षर या फिर या वारा बने तो यण संधि होती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भूखंड शब्द में समास है कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु या तत्पुरुष? तो भूखंड का मतलब होता है भूमि का टुकड़ा, तो संबंध तत्पुरुष होगा यहाँ पर आंसर। क्या होगा भाई? संबंध तत्पुरुष। जब नहीं है तो आपका डी ऑप्शन सही जाएगा, तत्पुरुष समास। बात क्लियर हो गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 है, निम्न में गुणवाचक विशेषण कौन सा है? निम्न में गुणवाचक विशेषण कौन सा है? तो बताइए। नागपुरी, थोड़ा, बेईमान, प्रत्येक? तो आपके इस प्रश्न का सही जवाब होगा बेईमान। यानी कि गुण, दोष, दशा, रंग, रूप, गंध, स्वाद आदि का बोध कराने वाले विशेषण को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, जिनमें से पहला होता है गुणवाचक विशेषण। थोड़ा परिमाणवाचक विशेषण होता है। यहाँ 2 शब्द दिए गए हैं, तो आपके लिए यही पहचान करनी थी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उचित तत्सम रूप शब्द बताइए। उचित तत्सम रूप शब्द बताइए। अक्षर, आखर, अक्षर, अक्षर? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। ये आखर जो शब्द है ये है, सॉरी गलत हो गया। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि तत्सम पूछा है। अगर वह तद्भव पूछता तो आखर होता। अक्षर का तद्भव होता है आखर, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कानन शब्द का पर्यायवाची नहीं है, बताइए। कानन शब्द का पर्यायवाची नहीं है। जंगल, अरण्य, विपिन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जंगल, वन, कानन, अटवी, कांतार, विपिन, अरण्य ये सभी जंगल के पर्यायवाची होते हैं। तो इसमें नहीं शब्द दिया था, अगर नहीं ना होता तो ये सभी ऑप्शन आता। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अथ का विलोम है। प्यारे साथी, ये सभी प्रश्न पुराने पेपरों में पूछे गए हैं। अपनी तरफ से कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, इस वजह से शांतिपूर्वक थोड़े समय में प्रैक्टिस सेट लगाते रहें। अली गिरेप्टी चैनल पर ही आपके लिए ये क्लास मिलेंगी। तो अथ का विलोम होता है इति। क्या होता है भाई? इति। इति माने प्रारंभ करना। इतिश्री। अथ का मतलब होता है प्रारंभ ना करना, यानी कि अथ का अंत और इति का शुरू, इस प्रकार भी लगा सकते हैं।
अथ का विलोम इति ही होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निर्देश प्रश्न संख्या 13 और 14। दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। प्रश्न नंबर 13 कहता है जो कम बोलता हो उसे क्या कहेंगे? मधुभाषी, अमितभाषी, अपभाषी या मितभाषी? इस प्रश्न का सही जवाब होगा मितभाषी। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी मितभाषी, कम बोलने वाला। अपभाषी बुरा बोलने वाला। मधुभाषी मीठा बोलने वाला। अमितभाषी कोई शब्द नहीं होता। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जहां तक हो सके के लिए एक शब्द बताइए। यथाशक्ति, यथानुसार, यथासंभव, यथार्थ। तो यथाशक्ति होती है शक्ति के अनुसार। यथासंभव होता है जहां तक हो सके। तो इस प्रश्न का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, जहां तक हो सके यथासंभव। कहते हैं ना कि जहां तक हो सके आप कोशिश करना, वही है। यथार्थ होता है अर्थ के अनुसार। डी ऑप्शन में अर्थ दिया है यथार्थ के अर्थ के अनुसार। प्रश्न नंबर नेक्स्ट। प्रश्न संख्या 15 से 16। दिए गए मुहावरे या लोकोक्ति का अर्थ बताइए। ये मुहावरे हैं या लोकोक्ति, इसका अर्थ बताइए। इसके बाद एक लोकोक्ति है, ये मुहावरा है। अकल का दुश्मन, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। अकल का दुश्मन कौन होता है? महामूर्ख, मित्र, महापंडित, शत्रु। तो इस प्रश्न का सही जवाब है महामूर्ख। वही कोई महान मूर्ख ही होगा जो अकल को बेचकर खाएगा। अकल का दुश्मन हो गया ना, अकल से बैर करेगा तो वो महामूर्ख है। महापंडित नहीं होगा, वो महान विद्वान होता है पंडित। शत्रु दुश्मन से कहते हैं, मित्र तो सखा होता ही है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाथ कंगन को आरसी क्या? और कहते हैं ना कि पढ़े लिखे को फारसी क्या। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, वही है। तो बताइए इसका अर्थ क्या है। ये एक लोकोक्ति है, इसका अर्थ बताइए। हाथ में कंगन पहनना, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, ए ऑप्शन। बोलना कुछ, कहना कुछ, या नीचे का काम, नीचे का यानी कि नीच का सम्मान करना, यानी नीचे का काम नहीं, यानी कि नीच का सम्मान करना। या प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण क्या? तो इसका सी ऑप्शन सही है। प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। हाथ कंगन को आरसी क्या, यही होता है, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नीचे दिए गए अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ लिखिए। ये चट शब्द नहीं है, यहाँ घट शब्द होगा। ये जो है ये घट शब्द होगा। घट, घटा, यानी घट, घड़ा। और बताइए एक और अर्थ क्या है? घट माने घड़ा भी होता है। एक इसका अनेकार्थक और बताइए, घट किससे कहते हैं? तो इसका सही जवाब है, बताओ, पहिया, देह, स्रोत या नदी। तो घट माने घड़ा भी होता है और घट माने देह भी होती है। याद रखना, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का। प्रश्न आपके लिए परीक्षाओं में पूछे हुए ही मिलेंगे, बस आप चैनल पर अंत तक बने रहें। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 18 और 19। निम्नलिखित वाक्यांशों में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वह अनेक भाषाएं जानता है, वह अनेकों भाषाएं जानता है, या वह अनेक भाषा जानता है, वह अनेकों भाषा जानता है। तो प्यारे साथी, जो अनेकों शब्द है ये तो अपने आप में गलत होता ही है। अनेक शब्द होता है शुद्ध, अनेकों कोई शब्द नहीं होता। तो ये बी और डी जो हैं ये तो गलत हो गए। लेकिन अनेक भाषाएं जानता है या अनेक भाषा जानता है, तो ए या सी में क्या होगा?
तो प्रश्न का जवाब होगा ए ऑप्शन, क्योंकि अनेक एक बहुवचन शब्द है और भाषाएं भी बहुवचन हैं, तो अनेक के साथ भाषाएं शब्द आएगा, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 19वें प्रश्न में कहा गया है कि शुद्ध पहचानना है ये भी। इधर आजकल महंगाई बहुत है, आजकल महंगाई बहुत है, या आजकल इधर बहुत महंगाई है, आजकल इधर महंगाई है, तो इस प्रश्न में बताइए। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, आजकल महंगाई बहुत है, इधर का कोई मकसद नहीं होता, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, बताइए भाई शुद्ध वर्तनी। अस्पृश्यता, 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 तो आपके इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अस्पृश्यता शुद्ध लिखी जाती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दिए गए वाक्य में से त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। आपको उन व्यक्ति से मिलना चाहिए, कोई त्रुटि नहीं, बताइए आपको शब्द गलत है, या उन व्यक्ति से गलत है, या मिलना चाहिए गलत है, या इस वाक्य में कोई त्रुटि नहीं है, बताओ भाई। इस प्रश्न का सही जवाब है उन व्यक्ति से, इसमें त्रुटि है। व्यक्ति एक वचन में प्रयोग होता है, व्यक्ति एक वचन का शब्द है, और उन जो शब्द है ये बहुवचन है, या उन की जगह पर उस होना चाहिए था, उस व्यक्ति से मिलना चाहिए, तो समझ गए ना, इसमें बी में गलती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नीचे दिए गए सरल वाक्य का मिश्र वाक्य में रूपांतरण कौन सा है? वह जूते खरीदने के लिए बाजार गया, ये प्रश्न का वाक्य है। वह जूते खरीदने के लिए बाजार गया, इसके लिए अब मिश्रित बनाना है, तो बताइए मिश्रित क्या होगा? क्योंकि उसे जूते खरीदने थे इसलिए वह बाजार गया, जूते खरीदने के कारण वह बाजार गया, उसे जूते खरीदने थे इसलिए वह बाजार गया, वह बाजार गया और जूते खरीदे, बताओ कौन सा सही है? तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, उसे जूते खरीदने थे, क्योंकि शब्द जो है मिश्र वाक्य में होता है, क्योंकि उसे जूते खरीदने थे इसलिए वह बाजार में गया। आप टेंशन ना लेना कि मत सोचो कि सी है, सी नहीं है, सी एक संयुक्त वाक्य है, इसमें क्योंकि है, क्योंकि से पहचान हो गई इसकी। प्रश्न नेक्स्ट। अधरों में राग आमंद पिए, अलकों में मलयजबंद किए, तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरे बेहागरी, पंक्ति में कौन सा रस है? मैंने सभी प्रकार के क्वेश्चन वही लिए हैं जो पहले पूछे गए हैं, तो बताइए करुण रस, शांत रस, श्रृंगार रस, या वात्सल्य रस? तो इस प्रश्न का प्यारे साथी सही जवाब श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस में भी वियोग श्रृंगार है, यहां करुण रस नहीं है, मत आप करुण रस सोच लें, इतना याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। श्रृंगार रस रसराज होता है, श्रृंगार रस सर्वश्रेष्ठ होता है। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। भरत मुनि की माने तो उनके अनुसार 8 रस ही होते हैं, शांत रस को भरत मुनि ने नहीं माना, अपनी नाट्य शास्त्र जो पुस्तक की रचना की थी उसमें। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, वात्सल्य रस का स्थायी भाव वत्सल होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जप माला छापे तिलक सरे ना एको कामू, मन कोचे नाजे वृथा, सोचे रोचे रामू, इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? प्यारे साथी
इन पंक्तियों में दोहा छंद है। इनकी मात्राओं को गिनना, यहाँ पर जो कॉमा है यानी कि यहाँ पर, इससे इधर की साइड में 13 मात्रा बैठती हैं। जय पर क्या गिनोगे भाई? 1, पे पर 1, मैं पर 2, ला पर भी 2 गिनेंगे, छा पर भी 2, पे पर भी 2। इसी प्रकार ते पर, इस वाली ते पर क्या गिनेंगे भाई? 1, ले पर 1, के पर 1। इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 मात्रा हो गई। उधर साइड में गिनना तो आपके लिए 11 मात्राएं मिलेंगी। तो दो का धोखा दोहा में ही होता है। सोरठा छंद दोहे का उल्टा होता है। दोहा और सोरठा अर्धमात्रिक छंद होते हैं। कुंडलिया एक विषम मात्रिक छंद है। चौपाई एक सममात्रिक छंद है। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्रा होती हैं। कुंडलिया की जिस शब्द से शुरुआत होती है उसी शब्द पर अंत। लेकिन कुंडलिया का चौथा, यानी कुंडलिया में 2 छंदों से मिलकर बनता है, दोहा और रूला। तो दोहे का चौथा चरण और रूले का पहला चरण समान होता है। इससे भी हम पहचान करते हैं। छप्पे छंद एक विषम मात्रिक छंद होता है जो रूला और उल्लाला से मिलकर बनता है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इसका सही जवाब आपका दोहा ही होगा। तो प्रश्न कहता है, जो रहीम गत दीप की कुल कपूत गत सोए, बारे उजियारे करे बड़े अंधेरो होए, में अलंकार है। भाई उपमा होता तो सासी से समसमान आते, अनुप्रास होता तो एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती, यमक होता तो एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता, जैसे कि गति आया फिर गति आया। लेकिन यहां पर गति के समान अर्थ हैं, इस वजह से यमक नहीं होगा, श्लेष है। कैसे? जो रहीम गत दीप की, रहीम दास कहते हैं जो गति एक दीपक की होती है वही गति कुल कपूत गत सोए, वही गति कुल में बुरे पुत्र की होती है। कपूत माने बुरे पुत्र, कुल में बुरे पुत्र की होती है। बारे उजियारो करे, जब दीपक को जलाया जाता है, जब दीपक का जन्म होता है यानी कि जलता है दीपक घर में, तो बहुत रोशनी देता है। उसी प्रकार जब ये बुरे पुत्र घर में जन्म लेते हैं तो ढोलक बाजे बहुत बजते हैं, बहुत खुशी होती है। लेकिन बड़े अंधेरो हुए, दिए को बुझाने के लिए बड़े शब्द का यूज किया गया है। जैसे कहते हैं ना, दुकान को बढ़ा दो यानी दुकान बंद कर दो, दिया को बुझा दो यानी बढ़ा दो। दिया को बढ़ा देते हैं तो अंधेरा हो जाता है। उसी प्रकार जब कुल में बुरे पुत्र जब बड़े होते हैं तो उनके कर्मों के अनुसार कुल में अंधेरा छा जाता है, बड़े अंधेरो हुए। तो इसी चीज से समझ लेना कि यहाँ पर श्लेष अलंकार है। 12 शब्द में 2 अर्थ चुपके हैं, एक बच्चे का जन्म और एक दीपक का जलना। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा भाई? श्लेष अलंकार होगा। नेक्स्ट प्रश्न, निर्देश पढ़ना। प्रश्न संख्या 26 और 27 दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो प्रश्न 64 पड़ गया। खैर ये 64 प्रश्न नहीं है, 25 के बाद 26वां होगा। जो तत्काल कविता की रचना करे उसे कहते हैं, बताइए। जो तत्काल कविता की रचना करे उस कवि को क्या कहते हैं? कवि, लेखक, आशु कवि या महाकवि? तो इस प्रश्न का सही जवाब प्यारे साथी आशु कवि होगा। तो तत्काल रचना करे मतलब वर्तमान में, अभी अभी जो तत्काल रचना करे उसे आशु कवि कहते हैं। और जो कवि महान होते हैं उन्हें महाकवि। गद्य की रचना करे तो लेखक, और पद्य में रचना करे तो उसे कवि कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जिसकी कोई सीमा ना हो वह कहलाता है। जिसकी कोई सीमा ना हो उसे क्या कहेंगे
भाई सभी ससीम तो कहेंगे नहीं, नसीम नहीं कहते, नहीं सुसीम, असीम होता है। इससे इजी क्वेश्चन नहीं आ सकते। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नांकित में कौन सा शब्द पुल्लिंग में प्रयोग नहीं होता? बताइए। हाथी, नदी, दही, पानी। हाथी अच्छा है। देखो अच्छा अच्छी से भी पुल्लिंग की पहचान हो जाती है। अच्छा शब्द से अर्थ निकले तो पुल्लिंग, अच्छी शब्द लग जाए तो स्त्रीलिंग, और अच्छे लगेगा फिर भी पुल्लिंग होता है। हाथी अच्छा है, दही अच्छा है, पानी अच्छा है, लेकिन नदी अच्छी है। तो आपके इस प्रश्न का सही जवाब नदी होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन होता है? बहुवचन में ही होता है। तो बताइए इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन होता है या बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है? तो बताओ कौन सा है। प्रश्न के एक एक प्रश्न देख लेना, फिर बताना मुझे कमेंट में कि आपके कितने प्रश्न सही हैं। इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन होता है? बताइए। अक्षत, प्राण, अक्षत, प्राण, ओठ, ये सभी, तो ये सभी बहुवचन होते हैं। अक्षत, प्राण, दर्शन, ओठ, बाल, बजे, ये सभी बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं सदैव। नेक्स्ट प्रश्न। रवि का घर दूर नहीं है। वाक्य में कौन सा कारक है? संबंध कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक या करण कारक? तो इसमें देखो भाई रवि का घर, तो संबंध दिखा गया है। क्या दिखाया भाई? संबंध। तो इसमें आपका होगा संबंध कारक। क्या होगा भाई? ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न। क्रिया के किस रूप से कार्य के होने के समय का पता चलता है? क्रिया के किस रूप से कार्य के होने का पता चलता है? कारक, काल, लिंग या संज्ञा? भाई संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान का नाम। लिंग क्या है? जो नर या मादा के लिए शब्द है। काल क्या है? जो समय का पता लगाई। तो समय का ही पता लगा रहा भाई, तो इसका सही जवाब काल होगा। कारक तो आप जानते ही हैं, एक संज्ञा या सर्वनाम का दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध को जो दिखाए उसे कारक कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न। निषिद्ध का संधि विच्छेद बताओ। इसे बताओ तो जाने। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल गलत है। ए लगा रहे हो ना, ए बिल्कुल गलत है। इसका नी प्लस सिद्ध जो डी ऑप्शन है ये बिल्कुल सत्य है। अब आपने कहा कि ये क्यों शुद्ध है, ये क्यों सत्य है, तो सुने। लूसेंट की किताब में एक नियम व्यंजन संधि में लास्ट वाला पढ़ाया गया है और लिखा गया है जब भी प्लस साइन से पहले, यानी कि ये प्लस है, ये प्लस है मान लो। अब इस प्लस साइन से पहले अगर छोटा आ और बड़ा आ छोड़कर कोई भी स्वर हो इधर और बाद में सा सपेरा हो, तो सा सपेरा हमेशा सा सच कौन बनता है। ये नियम पढ़ लेना आप। तो यहां पर क्या होगा? नी प्लस सिद्ध होगा, ना कि नी प्लस सिद्ध। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नांकित में किस शब्द में तत्पुरुष समास है? बताइए। वाचस्पति, घनश्याम, त्रिभुवन, चंद्रशेखर। अब आप ही बताइए। चंद्रशेखर शिव जी से कहते हैं, शंकर जी से कहते हैं, तो बहुप्रिय होगा। त्रिभुवन तीन भुवनों का समूह, तो ये दिगु होगा। घनश्याम श्री कृष्ण से कहते हैं, तो यहाँ बहुब्रीही। लेकिन वाचस्पति जो है ये आपका तत्पुरुष समास होगा। याद रखना है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सा तत्सम शब्द है? बताओ भाई। बहू के लिए तो बधू कहते हैं, लेकिन गोधूम गेहूं से कहते हैं, तो गोधूम कैसा शब्द है? गोधूम एक आपका तत्सम शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न।
पराश्रय में कौन सा उपसर्ग लगा है? पराश्रय में कौन सा है? तो भाई इसे इस प्रकार तोड़ेंगे कि बताइए कौन सा, परा, पर, पा या पर। इसे इस प्रकार तोड़ेंगे, पर प्लस आश्रय, बड़ा आ से, ठीक है भाई, पर प्लस आश्रय। तो पर प्लस आश्रय में होता है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। डी नहीं है, बी है, बी। नेक्स्ट प्रश्न, अग्नि शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आग, पावक, अनल, अनिल। भाई अग्नि के पर्यायवाची होते हैं आग, अनल, पावक, ज्वाला, कृषाणु, जातवेद, हुतासन। लेकिन अनिल, अनिल जो शब्द है ये आपके हवा का पर्यायवाची है। अनिल, समीर, बात, ये हवा के पर्यायवाची होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उत्कृष्ट शब्द का विलोम अपकर्ष नहीं होगा, विकर्ष नहीं, विकृत नहीं, लेकिन निकृष्ट होगा। तो उत्कृष्ट का विलोम क्या होगा भाई? निकृष्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में विधेय विशेषण का वाक्य नहीं है, बताइए। विधेय विशेषण का वाक्य नहीं है। बेईमान व्यक्ति कभी सफल नहीं होता। नजमा बहुत सुंदर है। वह गया यानी कि वह गाय बहुत काली है। आराधना को लोग चालाक बताते हैं। कौन सा होगा? इस प्रश्न का सही जवाब है ए ऑप्शन। विधेय का मतलब होता है कर्ता। विधेय विशेषण का वाक्य पूछा है, तो बेईमान एक विशेषण भी है। बेईमान एक विशेषण भी है। विधेय यानी कर्ता की जगह पर विशेषण का प्रयोग किया गया है, तो बेईमान का वाक्य नहीं है। बताइए भाई, तो बेईमान व्यक्ति कभी सफल नहीं होता, इसका सही जवाब है। विधेय विशेषण का वाक्य नहीं है, तो यानी कि विधेय नहीं है, इसमें कर्ता नहीं है। नजमा एक कर्ता है, वह भी एक कर्ता का कार्य कर रहा है, सर्वनाम है। आराधना भी है, लेकिन बेईमान वाले में कोई कर्ता नहीं आया। तो आज ये तो हुए तुम्हारे प्रश्न समाप्त। एक दो और हैं। छंद में प्रयुक्त अक्षर को क्या कहा जाता है? छंद में प्रयुक्त अक्षर को प्यारी साथी वर्ण कहते हैं। छंद में अक्षर को वर्ण माना जाता है, ना कि एक वर्ण को। अगर मैं इस प्रकार लिख दूं तो यह एक वर्ण नहीं होगा छंद में, लेकिन वर्णमाला में से एक वर्ण माना जाएगा। तो ये एक वर्ण नहीं है, लेकिन इसके नीचे से जब मैं हलंत को हटा दूं, हलंत हटा दिया जाए और नॉर्मली ये का शब्द लिखा जाए, तो एक ये अक्षर है। सभी के सभी स्वर अक्षर होते हैं। स्वर जिसमें शामिल होगा उसे अक्षर माना जाता है छंद में, तो आपका डी ऑप्शन होगा। छंद रचनाओं की वह प्रवृत्ति कि जहां यति, गति, तुक, मात्रा, वर्ण आदि पर बल दिया जाए उसे छंद कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, विरूपाक्ष का समानार्थी शब्द पहचानिए। विरूपाक्ष का समानार्थी शब्द क्या है? विलक्षण नेत्रों वाला, निर्जन, गुस्सैल स्वभाव वाला, शक्तिशाली। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विलक्षण नेत्रों वाले के लिए विरूपाक्ष कहते हैं। तो आज मुझे ये बताना कि इतने 40 जो प्रश्न हैं इनमें से आपने कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए। आपके लिए ये बात कमेंट में अवश्य बतानी है, और अपने कमेंट में लिखकर अवश्य बताना है ये बात के लिए कि कितने प्रश्न सही हैं। ईमानदारी से देखो, बेईमानी से कुछ नहीं होता। अपने आप के लिए खुद देखो कि हमारा स्कोर क्या है। ये हकीकत में पुराने पेपर्स हैं, और यूपी प्लस यूपीएसआई एसएससी जीडी के लिए अली खान के माध्यम से पढ़ना है तो अली ग्रेप्टी चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो भाई। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।